शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई दूसरा आँख नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान का दीप जले, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, अगर हम चाहते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो, तो शिक्षा पर हमको ध्यान देना ही होगा। शिक्षा मूल है, बुनियादी आधार है, जागरूकता का आधार है, आर्थिक संपन्नता का आधार है, सम्मान और प्रतिष्ठा का आधार है। किसी जागते हुए समाज को अगर आप देखना चाहते हैं तो शिक्षण संस्थानों का विकास तर्कपूर्ण रूप से करना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। अब्दुल, जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा संवाद चलता है, तो उसी के क्रम में आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर विश्वनाथ सर के यहाँ, जिनका विभिन्न कॉलेज में व्याख्यान चलता है। इसी विषय पे आज इन्होंने बहुत मुश्किल से हमें समय दिया है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। जी धन्यवाद। तो यह जो आपका मुहिम चलता है, तो इससे खास करके किशोर वय के छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। और दरभंगा के जो छात्र हैं, मिथिला के जो छात्र हैं या बिहार के ही अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, उन्हें मार्गदर्शन की अपेक्षा है। और माहे रमज़ान की हम शुभकामना देते हैं। पूरे देश और विश्व में शांति और शुभकामना बने। और रामनवमी का भी ये अभी पूजा का व्रत का अवसर है, तो उस अवसर पर भी हम दुनिया के सभी मजहब के लोगों से और हिंदू समाज को विशेष रूप से राम के चरित्र के अनुकरण के लिए आह्वान करता हूँ। सर अब विषय पे आते हैं, जैसा कि समाज शास्त्र, समाज से जुड़ा हुआ शास्त्र, ये कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। इसका क्या मुख्य कारण क्या होगा? देखिए, शास्त्र केवल समाज शास्त्र विलुप्त होता जा रहा है ऐसा नहीं। मिथिला में या पूरे बिहार में अभी शिक्षा प्राथमिक एजेंडे पर नहीं है, परिवार में भी नहीं है। अधिकतर परिवार में शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं होता है। और कोई ऐसा स्वयंसेवी संस्था या कोई ऐसा जो लीडरशिप, नेतृत्व, शिक्षक के रूप में भी नेतृत्व कोई कर सकते हैं, एक दबाव समूह नहीं है, उचित मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है। और जो भागम भाग का घमासान है, जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है, उसमें अभिभावक परेशान रहते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर तो बहुत चर्चा लोग करते हैं। हम आज आपके स्टूडियो में एक नए विषय पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सरकार को भी, जो शिक्षक हैं अवकाश ग्रहण के बाद बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी, और जो चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, सिर्फ सूरत बदले, ये हमारा मुहिम नहीं है या नहीं होना चाहिए। संपूर्ण संरचना में परिवर्तन हो, जिससे कि गरीब को भी लाभ हो, अमीर को भी लाभ हो, हर जाति और हर कौम के लोगों को लाभ हो, और जो हाशिए पर खड़ा परिवार है उसको भी लाभ हो। तो 1986 के कालखंड में देश में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। अब 2022 के अप्रैल महीने का आज 8 तारीख है, 8 अप्रैल। नदियों में कितना पानी बह गया इस बीच में, लेकिन अभी भी प्रत्येक जिला में एक नवोदय विद्यालय मौजूद है। और गौरव का विषय है कि नवोदय विद्यालय की प्रतिष्ठा अभी भी बरकरार है। और उससे खास करके
जो गरीब हैं, निर्धन हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हाशिए पर खड़े परिवार के बच्चे हैं, उनका तेज़ी से विकास हो रहा है। लेकिन मैं सरकार का, शिक्षकों का, जो बुद्धिजीवी अपने को कहते हैं, उनका, परिवार के लोग जो बच्चों से स्नेह करते हैं, उनको एक मुहिम में हम एक शामिल करना चाहते हैं सबको, कि नवोदय विद्यालय 2022 में कम से कम प्रत्येक प्रखंड में, प्रखंड स्तर पर एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, उसका विकास हो। यदि इतना संभव नहीं हो तो तत्काल एक अनुमंडल के स्तर पर एक नवोदय विद्यालय की स्थापना सरकार बजट में तो हम लोग खर्च करते हैं, सरकार इसमें काफ़ी बजट पर शिक्षा पर व्यय कर रही है, लेकिन जिससे कि परिणाम निकले, लक्ष्य प्राप्त करे, किशोर वय के भटकते हुए बच्चियों को हम नई राह दिखलाएं। इसके लिए आवश्यक है कि नवोदय विद्यालय पर हमारा ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों को सम्मिलित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। यदि प्रखंड स्तर पर नवोदय विद्यालय की स्थापना होती है तो भारी संख्या में जो शराब के व्यवसाय से जुड़ गए हैं किशोर वय के लड़के, इसलिए जुड़ गए हैं कि शिक्षण संस्थानों में आवास का, अनुशासन का ह्रास हो रहा है। अगर नवोदय विद्यालय की स्थापना होती है तो उसमें आवासीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, उनका सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध है। तो इस तरह से जो बहुत सारे भटकते हुए बच्चे अपराध के गिरोह से में शरीक होते जा रहे हैं, उससे हमारा मद्य निषेध का भी मुहिम विफल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय को सरकार के स्तर पर, केंद्रीय सरकार के स्तर पर, या नहीं तो बिहार सरकार ही इसी का कोई एक विकल्प खोज करके उसका विकास करे तो अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि एक ज़माने में नेतरहाट विद्यालय, जब झारखंड हुआ करता था बिहार का हिस्सा, तो नेतरहाट विद्यालय में मिथिला के भी कतिपय विद्यार्थी पढ़ने के लिए चुने जाते थे और उनका विकास होता था। लेकिन झारखंड से के अलग राज्य होने के बाद एक प्रयास हुआ है सिबुलतल्ला में, एक उसी के अनुकरण पर एक विद्यालय की स्थापना हुई है, लेकिन उसका परिणाम उतना अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक ही नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर हम क्यों स्कूल खोल के बैठ गए। हमको चाहिए, शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई दूसरा आँख नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान का दीप जले, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, अगर हम चाहते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो, तो शिक्षा पर हमको ध्यान देना ही होगा। शिक्षा मूल है, बुनियादी आधार है, जागरूकता का आधार है, आर्थिक संपन्नता का आधार है, सम्मान और प्रतिष्ठा का आधार है। किसी जागते हुए समाज को अगर आप देखना चाहते हैं तो शिक्षण संस्थानों का विकास तर्कपूर्ण रूप से करना होगा। ऐसे नहीं कि मकान बनाते जा रहे हैं और मुफ्त में राशन और मिड डे मील खिलाते चले जा रहे हैं और कुछ पैसा दे करके शिक्षक बहाल करते हैं और फिर उसका परिणाम यही हो रहा है कि किशोर वय के बच्चे अंधेरे में, सड़कों पर, गलियों में ये शराब बेचते हुए अंधेरे में गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। कभी जेल जाते हैं, कभी जेल। यह किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ा जख्म है, बहुत बड़ा दाग है कि हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी के बच्चे अगर इस दलदल में फंस गए तो आप सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए मैं
आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं जितने ज़िले हैं उसमें नेतरहाट की विद्यालय तुरंत अविलंब बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचक और झिझक के, जो विपक्ष में हैं, जो पक्ष सत्ता पर हैं, जो सड़क पर हैं, उनके सारे बच्चे इस तरह से एक दिशा प्राप्त करेंगे। इसलिए नेतरहाट का अनुकरण आप करिए। एक बार नेतरहाट विद्यालय जाकर के पता लगाइए, या वही है जो सब जगह है। कंपटीशन का भी तरीका काफ़ी कठिन नहीं है, बहुत सहज रूप में 5th क्लास 5वें वर्ग के बाद, चौथे 5वें वर्ग के बाद से ही बच्चों को इसके लिए तैयार करना होता है। अगर इस तरह का केंद्र, शिक्षा का केंद्र हमारे बिहार में आप स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। केवल बड़ा बड़ा मकान बना देने से, बड़ा बड़ा पुल और सड़क बना देने से, भौतिक उपलब्धि करने से आप ग्राहक का खून चूस सकते हैं और व्यापारियों को एक रास्ता दे सकते हैं अधिक से अधिक पैसा कमाने का। आपको उससे जीएसटी में वृद्धि होगी, उससे आपको इनकम टैक्स का खजाना भरेगा। लेकिन देश का खजाना युवा पीढ़ी है, किशोर वय के लड़के हैं। अगर वे भटक गए तो 1 मिनट में आपको कंगाल भी बना सकते हैं। इसीलिए जागते रहिए और जगाते रहिए। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रामकृष्ण मिशन का निस्वार्थ भाव से, निर्लिप्त भाव से, बिना किसी नफ़ा नुकसान के लगातार प्रयास चल रहा है। देवघर में एक रामकृष्ण विद्यापीठ होता था, अभी भी है, अब झारखंड में देवघर है। तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में रामकृष्ण विद्यापीठ का कोई केंद्र है। अगर नहीं है तो ऐसा केंद्र प्रत्येक जिला में हो, या कम से कम एक पूरा जो प्रमंडल है उसमें एक होना चाहिए। इसके लिए अगर हम लोग जो शिक्षक हैं, जो अभिभावक हैं, रामकृष्ण मिशन के जो अभी अधिष्ठाता है, उन लोगों से अगर निवेदन करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, तो हमारे बिहार में भी रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की स्थापना हो सकती है। और हम सवाल पैदा करना चाहते हैं कि पूरा जो विश्व है वह युद्ध के दावानल, युद्ध की ज्वालामुखी पर खड़ा हुआ दिख रहा है। हमको अच्छे सैनिक भी चाहिए, अच्छे देशभक्त नागरिक का भी निर्माण करना चाहिए, और जांबाज लोगों को भी हम चाहते हैं कि उनका विकास हो। ऐसे नहीं कि आलसी, अकर्मण्य, हिलते डुलने में भी दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों का जो जुलूस पैदा हो रहा है अभी शिक्षण संस्थानों से, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए बिहार में। अगर आप चाहते हैं कि युवा पीढ़ी भाषण करने से युवा पीढ़ी का विकास नहीं होगा, मंचों पर से बोलने से नहीं होगा कि देश युवा पीढ़ी का है। युवा पीढ़ी के समक्ष कई चुनौतियां हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की उलझनें हैं। उस सब के बीच में जो शिक्षण संस्थान है, जैसे सैनिक स्कूल की संख्या अगर बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, रोज़ 4 कदम बढ़ेंगे। तो इस तरह से एक नया समा बांधना होगा। बच्चे को पढ़ाइए, परिवार में बजट रखिए, शिक्षक जो अच्छे हैं उनको निश्चित रूप से सम्मानित कीजिए, जो शिक्षक नकारात्मक है उनसे बहुत दूरी बढ़ा लीजिए, जो गलत राह दिखाने वाले लोग हैं उनसे कोसों दूर अपने आप को कर लीजिए। लेकिन जो सच्चे शिक्षक हैं, जो अभी वोट में चले गए हैं, जो कभी अपने आप को उछालते नहीं हैं, उछाल सकते भी नहीं हैं, जो ज्ञान साधना में लगे हुए हैं, तो इस तरह से वशिष्ठ ऋषि जो कि ज्ञान के जलते हुए दीपक हैं, तो उनका सम्मान कीजिए। नए नए आधुनिक तौर तरीके के शिक्षण संस्थानों का विद्यालय के स्तर पर, अभी उच्च शिक्षण संस्थान का विकास कर रहे हैं, ठीक है करिए, लेकिन अगर बुनियाद कमज़ोर होता है तो उच्च शिक्षण संस्थान से भी अच्छा आप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नेतरहाट का रामकृष्ण मिशन का, सैनिक स्कूल का, या इसी तरह के और जो अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, दूर दूर से लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, दरभंगा जैसे शहर में यहाँ के परिवार को लूटने के लिए चले आते हैं।
अब सोचिए कि बिरला कहाँ का बिरला और दरभंगा में वह स्कूल खोलता है, और यहाँ दरभंगा के लोगों को, मिथिला के लोगों को, उत्तर बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों को लोग केवल ग्राहक समझते हैं। नमक से लेकर के सर्फ और मसाला तक सब कुछ, शिक्षा तक पर भी उनका वर्चस्व कायम होता जा रहा है, और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना। तो शिक्षा ऐसे लोगों से संभव नहीं है। चरित्र जिनके पास नहीं है, जो केवल पैसा कमाने का लक्ष्य जानते हैं, पैसा कमाने वाले लोगों से गुरुकुल का संचालन नहीं होता है। इसके लिए गौतम ऋषि, इसके लिए याज्ञवल्क्य, इसके लिए बृहस्पति, इसके लिए वशिष्ठ, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो सत्ता में बैठे हुए लोगों से डरते नहीं हैं, जिनके पास कोई लालच नहीं होता है, जो सच को सच और गलत को गलत कहते हैं। फिर एक बार हम आध्यात्मिक ऊर्जा तो आवश्यक है। अगर आप विद्यार्थी को अच्छा बनाना चाहते हैं, बच्चे बच्चियों को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना संभव नहीं है। तो माह रमज़ान में आप व्रत रखते हैं, रामनवमी में आप व्रत रखते हैं, चैत्र नवरात्र में आप व्रत रखते हैं, तो इससे आपका संकल्प, इससे आपका आत्मविश्वास, इससे आपका आचरण पवित्र हो जाता है। इसलिए फिर आप लोगों को इस पवित्र माह में इसलिए हमने आह्वान किया है, चिंतन सोचिए नहीं, अब करना है। और करना नहीं, अगर करते आप नहीं हैं तो पूरा युवा पीढ़ी अंधेरा में डूब रहा है। अगर अभी भी हम सोते रह गए तो फिर हम भगवान के सामने में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सर, अंत में हमारा एक सवाल है कि समाजशास्त्र के आप प्रोफेसर हैं, तो और आपका जगह जगह विभिन्न कॉलेज में व्याख्यान चलता है, तो समाजशास्त्र के छात्र किस तरह पढ़ाई करते हैं और समाजशास्त्र के छात्र शिक्षकों से किस तरह लगाव होता है, इस पे थोड़ा आप संक्षेप में बताइए। बिहार में समाजशास्त्र मरा हुआ विषय है, और जो तपस्वी हैं, सोशियोलॉजी के अच्छे प्रोफेसर हैं, उनको रेत से अलग कर दिया गया है। ये गिरोह जैसा चल रहा है। तो यह विषय जो है वह दुनिया में अभी सबसे ज्वलंत विषय है। हर समस्या का समाधान आपको समाज शास्त्र में मिल सकता है। वह सूचना क्रांति हो, वह परिवार हो, वह दाम्पत्य जीवन हो, वह संवेदना का विषय हो, वह कंपटीशन का क्षेत्र का हो। अभी JNU चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाइए, दूसरे सभी विश्वविद्यालयों में। लेकिन बिहार का जो यथार्थ अभी वास्तविकता है, मैं सच कहने के लिए आप हमें माफ़ कर सकते हैं, और अगर माफ़ भी नहीं कर सकते हैं तो हमको बाकी समझिए कि समाजशास्त्र बिहार में मर चुका है और इसे फिर से जिंदा करना होगा। इसलिए समाजशास्त्र के विद्यार्थी अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उन्हें BHU के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ करके वहाँ दाखिला लेना चाहिए, JNU चले जाना चाहिए, अच्छा परिश्रम और प्रयास करके रिजल्ट बना करके समाजशास्त्र के विषय में कहीं भी जा सकते हैं आप। लेकिन ये जो बिहार है उसमें सोशियोलॉजी का कोई अब अस्तित्व नहीं रह गया। सर, आपने जैसा कहा कि बिहार में समाजशास्त्र मर चुका है, तो यहाँ के छात्र किस तरह पढ़ाई करें? यहाँ के छात्र अभी NCERT की जो किताब है, और जो अच्छे शिक्षक हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे शिक्षक नहीं है सोशियोलॉजी में, लेकिन उनको धारा से अलग कर दिया गया है। ईमानदार जो शिक्षक हैं, जो निष्ठा के साथ समाजशास्त्र के बारे में जिनको जानकारी है, तो उनको रेत से अलग कर दिया गया है। आप खोजिएगा तो मिलेंगे। और आप NCERT की किताब है, ये 11वीं और 12वीं की, और उसका मूल्य भी बहुत कम है। इसीलिए किसी भी स्तर के विद्यार्थियों सबसे पहले उस किताब को टेबल पर रखना चाहिए और एक बार पूरे किताब को देख करके लिख लेना चाहिए। और अगर ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो YouTube पर या गूगल पर NCERT ने उसको जारी कर दिया है और निःशुल्क रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो समाजशास्त्र के शिक्षक हैं कि हम चाह कर के भी विद्यार्थियों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं,
विद्यार्थियों को क्लास तक ला नहीं पाते हैं। एक बिहार सोशियोलॉजिकल सोसाइटी तक की स्थापना हम ठीक से नहीं कर पाए। दूसरे सारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सब जगह संघ है, विचार विनिमय होता है, चिंतन मंथन होता है, लेकिन वो बिहार में सोशियोलॉजी मैट्रिक के स्तर पर भी उसकी मान्यता नहीं है। तो अगर अब उस रोजगार का अभाव हो गया तो रोजगार नहीं मिलेगा तो विद्यार्थी उस विषय का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है। मतलब समाज शास्त्र पढ़ने वाले छात्र का जीवन में कुछ ये नहीं है, भविष्य में नहीं मिल रहा है। अगर शिक्षक कुछ प्रयास भी करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक भी निराश होकर घर बैठ गए हैं। तो इस तरह से समाज शास्त्र के लिए सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाते हैं, सोशल स्टडीज़ करके सोशियोलॉजी को शामिल कर लिए हैं, लेकिन सोशियोलॉजी शब्द से पता नहीं क्या जो सरकारी स्तर पर जो सिलेबस बनाते हैं उन लोगों के मन में क्या पी रहा है। अब नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, उसमें क्या कुछ सिलेबस के बारे में परिवर्तन हुआ है हम देखेंगे। लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसमें 10वीं कक्षा तक या उच्च माध्यमिक स्तर पर सभी विद्यालयों में सोशियोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है, जबकि सोशियोलॉजी सबसे अनिवार्य विषय है। आप IIT में जाइए, आप IIM में जाइए, सब जगह सोशियोलॉजी की पढ़ाई अनिवार्य है। लेकिन जो विद्यालय स्तर की शिक्षण संस्थान है वहाँ पर सोशियोलॉजी के शिक्षकों की बहाली नहीं होती है। सोशियोलॉजी शब्द से लोगों को नफरत है। तो हम इस तरह से, इसीलिए मैंने कहा कि सोशियोलॉजी तो बिहार में मरता जा रहा है या अंतिम सांस की स्थिति में है। कॉलेजों में भी अब सोशियोलॉजी के प्रति कोई अधिक आकर्षण नहीं रह गया है। नामांकन में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। जब तक इसको जो कसमकस है आधुनिक ज़िंदगी का, जो बदलाव है वैश्वीकरण के कारण, ये 4 लेन सड़क के कारण, व्यापार और उद्योग के कारण, GST के कारण, तरह तरह के प्रभाव, ऑटोमेशन के कारण, रैशनलाइजेशन के कारण जो भूचाल सा उत्पन्न हो गया है भारत में भी, अंधाधुंध जीवन और पैसे के पीछे पागल होते हुए लोगों के भी टूटता हुआ परिवार। अगर बिहार में ही हम आपको कहते हैं कि 20 साल के बाद परिवार ढूंढते हुए नहीं मिलेगा, रहेगा, लेकिन परिवार की जो चेतना और संवेदना है उसकी धरती दरकती चली जा रही है। दाम्पत्य जीवन का भी अंत के कगार पर है कि दाम्पत्य जीवन है और नहीं है। इस तरह के संकट की घड़ी में सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिस्ट की उपयोगिता सबसे अधिक है। बच्चों को परिवार क्या है, प्रेम क्या है, माँ क्या है, पिता क्या है, नातेदार क्या है, इस सब की जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन आँख मूंद करके जो सिलेबस बनाते हैं, घर में बैठे हुए हैं, और सोशियोलॉजी जो सबसे अनिवार्य विषय है, आपका परिवार नहीं रहेगा, दाम्पत्य जीवन नहीं शेष रहेगा, तो फिर बचा के क्या कीजिएगा? पैसा ला करके आप खर्च कहाँ कीजिएगा? तो इस तरह से समाज का जो मूल संरचना है वो टूट के कगार पर है। एक निवेदन मेरा है कि आप इस पर ज़रूर सोचिए, और दूसरे को भी कि परिवार का कोई विकल्प नहीं होता है, और दाम्पत्य जीवन जैसे पवित्र संस्थान का कोई दूसरा अल्टरनेट अभी तक किसी ने ईजाद नहीं किया। आप होटल में खा सकते हैं, आप गलत रास्ते पर चल करके अपने काम वासना की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का प्यार और जो घर के बच्चे बच्चियां हैं उनसे हिल-मिल करके, या पत्नी से या परिवार के लोगों से, नातेदारों से जो मिल करके आप उत्सवी वातावरण में आ जाते हैं, दिल पिघलने लगता है। वैसा कोई केंद्र दुनिया में, आभासी दुनिया में आप रहिएगा, यथार्थ की दुनिया से आपका नाता टूट जाएगा। समाज शास्त्र को बचाइए, क्योंकि इसी से परिवार भी बचेगा, इसी से दाम्पत्य जीवन भी बचेगा, इसी से बच्चों का आचरण में पवित्रता भी होगी, और इसी से जानेंगे कि हम क्या हैं, क्यों दुनिया में आए हैं, हमको क्या करना है, हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं, दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, हम किस लक्ष्य को लेकर के हमको चलना है। तो इस तरह से समाज शास्त्र बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, लेकिन अंधेरे में हो गया है।